हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। देखिए, इस लेक्चर के अंदर हम लोग हाइगन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। हाइगन का सिद्धांत। हाइगन ने क्या किया, जो द्विअपवर्तन की घटना होती है डबल रिफ्रैक्शन, उसके लिए एक थ्योरी दी कि किस तरीके से डबल रिफ्रैक्शन में ओ रे और ई रे, ओ किरण और ई किरण बनते हैं, उनका वेलोसिटी कैसे होता है, उनके लिए अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कैसे होता है, किस तरीके से वो सारी चीज़ें काम करती है, उसके बारे में जो थ्योरी दी थी वो हाइगन ने दी थी। हाइगन, तो जो हाइगन का सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो द्वि अपवर्तन के लिए दिया इन्होंने, द्वि अपवर्तन के लिए हाइगन सिद्धांत, हाइगन सिद्धांत। हाइगन्स थ्योरी फॉर डबल रिफ्रैक्शन। ठीक है, डबल रिफ्रैक्शन के लिए हाइगन थ्योरी। अब इन्होंने कुछ कुछ बातें बताई, जैसे मैंने निकोल प्रिज्म के टाइम पे और जब डबल रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन बताया था, द्विअपवर्तन के बारे में एक्सप्लेन किया था, वहां पर जो चीज़ें बताई थी वो चीज़ें इसने बताई थी एक्चुअल में, इस सिद्धांत के अंदर आई थी वो बातें। तो वो क्या क्या पॉइंट्स है, देखो ऐसा है। इन्होंने ये बोला, जैसे मैंने डबल रिफ्रैक्शन के टाइम पे बताया था, वो चीज़ें मैं एक दो बता देता हूँ कि हमने ये डिस्कस किया था डबल रिफ्रैक्शन के टाइम पे। मान लो कि एक क्या है, द्विअपवर्तक मीडियम है, एक डबल रिफ्रैक्टिव मीडियम है। जैसे मान लो कैल्साइट मान लो या क्वार्ट्ज मान लो, कोई भी है। तो जैसे मान लो क्वार्ट्ज है, तो इसके अंदर कोई ये डबल रिफ्रैक्टिव मीडियम है, तो इसके अंदर कोई ना कोई एक डायरेक्शन ऐसी होगी, कोई एक दिशा ऐसी होगी जिसमें अगर वेव जाएगा तो डबल रिफ्रैक्शन होता नहीं है, और उसके अलावा किसी भी डायरेक्शन से जाएगी तो डबल रिफ्रैक्शन की घटना देखने को मिलेगी, द्विअपवर्तन होगा ही होगा। तो जैसे मान लो कि इसका जो एक्सिस है, इसका जो, और उस एक्स को, जिस एक्स में ये घटना नहीं होती उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल एक्सिस, उसको बोलते हैं प्रकाशिक एक्सिस। जैसे मान लो कि इसमें प्रकाशिक एक्सिस की दिशा ये है। अब इस डायरेक्शन के अलावा किसी और डायरेक्शन से अगर इसके अंदर, इस मटेरियल के अंदर अगर वेव आती है, जैसे मान लो इस दिशा से वेव आ गई, कोई ऐसे इधर से वेव आ गई, तो जैसे वेव एंटर होगी यहां पर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी ये। एक तो जैसे इधर चली गई और एक थोड़ी दूसरी डायरेक्शन में चली गई ऐसे। एक ये जो से ये दूसरी डायरेक्शन में चलेगी, इसको बोल रहे हैं हम लोग ओ रे, जो नॉर्मल वेव की तरह बिहेव करना चाहिए एक्चुअल में, बाकी मटेरियल्स में करता वैसे अगर करना चाहिए वो करती है, वो जो वेव करती है ऐसा बिहेवियर, उसको बोलते हैं साधारण वेव, साधारण तरंग, साधारण किरण, ऑर्डिनरी रे। तो उसको लिखते हैं ओ रे, ऑर्डिनरी रे, साधारण किरण। और जो अलग टाइप का बिहेवियर शो करती है, जो वाकई में वैसा नहीं होना चाहिए था, वैसा व्यवहार जो शो कर रही है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, असाधारण रे। और असाधारण किरण को हम लोग लिखते हैं ई रे से, ये ई रे है। ठीक है, दोनों का जो ध्रुवण तल होता है, पोलराइजेशन प्लेन होता है, वो परपेंडिकुलर होता है, अलग अलग भी होता है दोनों का। जैसे इसका ध्रुवण तल मान लो ऐसे है, ये इस तरीके से ध्रुवित है, मान लो इस तल के अंदर, इस प्लेन में, तो ये वाली जो है वो ऐसे अंदर की तरफ है। ये डॉट बनाने का मतलब है कि ऐसे अंदर की तरफ, ये पेपर के अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ। ठीक है, तो एक ई रे हो जाता है, एक ओ रे हो जाता है। ये हमने पढ़ा है द्विअपवर्तन के टाइम पे, डबल रिफ्रैक्शन में पढ़ा है। तो ये है डबल रिफ्रैक्शन। आई बात समझ में? अगर सेम चीज ऐसा, ये जो रे है इस डायरेक्शन से आ रही है, ये है ऑप्टिकल एक्सिस, जिसको बोलते हैं प्रकाशिक अक्ष, प्रकाशिक अक्ष। अगर ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल कोई वेव आ रही है, जैसे मान लो इस तरफ से अगर तरंग आती, तो ये दो पार्ट में डिवाइड नहीं होती, एक तरीके से देखा जाए तो ये सिंगल ही जाती है। क्लियर है? ये चीज है, समझे? कुछ मटेरियल में ये ऑप्टिकल एक्सिस, जो प्रकाशिक एक्सिस है, तो वो दो भी होते हैं, पर हम लोग केवल एक अक्ष वालों के बारे में ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके सिलेबस में एक अक्ष वाले हैं। अब देखिए, ये तो समझ में आ गया था। बाकी इसके पॉइंट्स क्या क्या बताए, द्विअपवर्तन का सिद्धांत
लिखना है ना अपने को हाई गेन का, तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स है, पॉइंट्स सुना अपने पास। ये जो मैंने कहानी बताई ना, यही पॉइंट्स है। पहला पॉइंट जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है क्या है, पहला पॉइंट ये है कि जब कोई प्रकाशिक किरण जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक अक्ष के अलावा किसी और दिशा से आती है तो वो दो भागों में बढ़ जाती है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, एक किरण जो नॉर्मल बिहेवियर करती है, जो ऑर्डिनरी बिहेवियर होता है, साधारण बिहेवियर होता है, उसको बोलते हैं साधारण किरण, और उसको लिखते हैं ओ रे, ओ किरण, या ओ रे भी, हिंदी में भी ओ रे भी लिख सकते हो, ओ रे या ओ किरण। और दूसरी जो अलग व्यवहार करती है, या नॉर्मल जो अपवर्तन के नियम है उनका पालन नहीं करती, अलग तरीके से बिहेवियर करती है, नॉर्मल जो रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट है उसको फॉलो नहीं करती, उस रे को बोलते हैं हम लोग असाधारण किरण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का एक्स्ट्रा से ई ले लिया तो उसको बोलेंगे ई रे। ठीक है, ये ई रे हो गया। ये दो है, समझ आ गया, क्लियर है। अब सुनना बात, दो पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, इन दोनों का जो वेलोसिटी है, वेग, ई रे और ओ रे का अलग अलग होता है। प्रकाशिक अक्ष की दिशा में तो ऑप्टिकल एक्सिस है, उसकी डायरेक्शन में तो सेम होता है वेलोसिटी, लेकिन बाकी डायरेक्शन है, अगर ऑप्टिकल एक्सिस की डायरेक्शन से अगर आ रहा होता, या ऑप्टिकल एक्सिस की डायरेक्शन में बात करें तो वेलोसिटी सेम होगा, लेकिन बाकी डायरेक्शन में वेलोसिटी अलग होगा। तो जनरली हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी, ओ रे का वेलोसिटी, वी से वेलोसिटी बोल रहा हूं, और ई रे का वेलोसिटी, वो जनरली क्या होता, अलग अलग होता है। किसी मटेरियल में इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, किसी में इसका ज्यादा होगा। ऑप्टिकल एक्सिस की डायरेक्शन में केवल दोनों बराबर होते हैं, बाकी सब दिशाओं में अलग अलग होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी की बात होगी। अब मैं बात करूं अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक एक्चुअल में बताता यह है कि आपके पास में जो भी मटेरियल है उसमें जब तरंग आएगी, कोई भी वेव आ रहा है, कोई भी लाइट आ रहा है, तो वो कितना स्पीड से जाएगा। अगर अपवर्तनांक ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी वेव की, या रे बोल लो आप उसको। और अगर अपवर्तनांक कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। इसका मतलब ये है कि दोनों का वेलोसिटी अलग अलग होता तो अपवर्तनांक भी दोनों का अलग अलग होगा। वैसे तो मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, लेकिन यहाँ पर ये अलग वे में बिहेवियर होता है इसका। तो दोनों जो रे है उनके लिए, इनके जो अपवर्तनांक होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसका वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो अपवर्तनांक को म्यू से लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो इसका म्यू ओ और इसका म्यू ई, ये भी क्या होगा, अलग अलग होगा। आई बात समझ में, सिवाय ऑप्टिकल एक्सिस के, क्योंकि ऑप्टिकल एक्सिस में वेलोसिटी बराबर आ गया तो म्यू भी बराबर आ गया। आगे बात समझ में, क्लियर। एक लास्ट पॉइंट ये है कि इसका जो ध्रुवण तल है, पोलराइजेशन प्लेन, और इसका पोलराइजेशन प्लेन, वो दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों लंबवत होते हैं। ये तो मैंने पहले बता दिया था कि देखो इसमें इस तरीके से बना रहे हैं पोलराइजेशन प्लेन, इसमें अंदर की तरफ बना रहे हैं, तो ये दोनों अलग अलग प्लेन होते हैं, अलग अलग तल होते हैं। एक में अगर जो रे है वो ऐसे समतल हो जाएंगे ना, ये दोनों जो तरंगे हैं वो कैसी समतल है, प्लेन पोलराइज्ड है। लेकिन इसका पोलराइजेशन प्लेन जिसमें ये कंपन करती है, और जो इसका पोलराइजेशन प्लेन होगा वो दोनों डिफरेंट होंगे। इसका डिफरेंट है, इसका भी डिफरेंट है, और दोनों परपेंडिकुलर, एक अगर ऐसे कंपन कर रही है तो दूसरी ऐसे कंपन करेगी। गॉट इट। ये 4-5 कुछ पॉइंट्स है, क्लियर है। मैं रिपीट कर देता हूं। तो ये द्विअपवर्तन के सिद्धांत के पॉइंट है ये। थ्योरी फॉर डबल रिफ्लेक्शन, थ्योरी ऑफ हाइगन फॉर डबल रिफ्लेक्शन। क्या क्या पॉइंट्स लिखवा है? एक तो ऐसा कि जब भी कोई लाइट आती है प्रकाशिक अक्ष के अलावा किसी और दिशा से, ऑप्टिकल एक्सिस के अलावा किसी और डायरेक्शन से अगर रे आती है तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक नॉर्मल बिहेवियर करती है, उसको हम साधारण किरण या ओरे बोलते हैं। जो असाधारण बिहेवियर करती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर होता है, उसको हम बोलते हैं ई रे, ई किरण। ठीक है, दोनों का वेलोसिटी भी अलग अलग होता है और दोनों का
अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी अलग अलग होता है प्रकाशिक अक्ष की दिशा को छोड़ के, क्योंकि प्रकाशिक एक्स जो ऑप्टिकल एक्सिस की डायरेक्शन है उसमें ये चीजें बराबर बराबर रहती है, बाकी सब डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट रहती है। गॉट इट। चलिए, इसके अलावा मैंने बोला कि ये इनके जो प्लेन्स है परपेंडिकुलर होते हैं, इनके पोलराइजेशन प्लेन है, जो ध्रुवण के तल है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन वो परपेंडिकुलर होते, लंबवत होते हैं। इतनी बात समझ आ गई। चलो ये हो गया। अब इसमें एक पॉइंट और आता है, उससे हम लोग इस चीज को आगे लेके जाएंगे। इसमें ऐसा है कि कुछ मटेरियल्स के अंदर तो क्या होता है, वी मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है उसका वेलोसिटी ज्यादा होता है। कुछ मटेरियल जो होते हैं उनमें वी का वेलोसिटी, एक सेकेंड, कुछ मटेरियल्स के अंदर वी नॉट और वी में उल्टा होता है, ये वेलोसिटी ज्यादा होता है किसी में ये। तो इस बेस पर मटेरियल को, ये जो द्विउपवर्तक पदार्थ है जो डबल रिफ्रैक्टिव मीडियम्स है, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक को तो बोल दिया गया नेगेटिव क्रिस्टल, एक को बोल दिया पॉजिटिव क्रिस्टल, धनात्मक क्रिस्टल और ऋणात्मक क्रिस्टल। चमका? एक को धनात्मक क्रिस्टल, एक को ऋणात्मक क्रिस्टल। ठीक है। तो कई बार एग्जाम में क्या आ जाता है, ऐसे भी आ जाता है कि धनात्मक क्रिस्टल और ऋणात्मक क्रिस्टल की तुलना करो, कंपेयर दी पॉजिटिव क्रिस्टल एंड नेगेटिव क्रिस्टल। तो इसी के साथ में करेंगे हम लोग, ठीक है। और कई बार जब पूछा जाएगा ऐसे बोल दिया जाएगा कि इस सिद्धांत को बताइए, ठीक है। राइट डाउन द थ्योरी ऑफ हाइगन फॉर डबल रिफ्रैक्शन, इस थ्योरी के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो ये थ्योरी के पॉइंट लिख के आपको पॉजिटिव नेगेटिव वाला भी एक्सप्लेन करना है थ्योरी के अंदर, ये एक तरीके से आप समझे तो इस चीज को, ठीक है। अब समझिए, आपके पास दो टाइप के मटेरियल है, दो टाइप के हो जाते हैं। इनमें जिनमें ये वेलोसिटी ज्यादा होती है उनको नेगेटिव क्रिस्टल बोल देते हैं, जिनमें ये वेलोसिटी ज्यादा होती है उनको पॉजिटिव क्रिस्टल बोल देते हैं। तो हम लोग इनमें अंतर देखते, कंपैरिजन करते हैं। एक तो ऋणात्मक क्रिस्टल नेगेटिव, एक है धनात्मक पॉजिटिव, ठीक है। क्लियर है। वैसे इसका एग्जाम्पल बताऊं तो कैल्साइट है और इसका एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज, ठीक है। लेकिन हम लोग पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग वेलोसिटी से बात कर ले, वेग से, है ना। वेलोसिटी की अगर बात करें, वेग, तो इसके अंदर क्या होता है, वी ई जो होता है वी नॉट से ज्यादा होता है, इसमें उल्टा होता है, वी नॉट ज्यादा होता है वी ई से, ठीक है। क्लियर है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, ये तो वेग की बात हो गई। अपवर्तनांक की बात करें तो उल्टा होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको बोलते हैं, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है किसी में तो वेलोसिटी वहां पे कम हो जाता है। इसका मतलब जिसका वेलोसिटी ज्यादा है वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वहां पे वेलोसिटी ज्यादा है। तो इसका उल्टा हो जाता है। तो इसका उल्टा होगा तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट और म्यू ई का कंपैरिजन करूं तो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये अपवर्तनांक नेगेटिव क्रिस्टल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे होता है, और इधर उल्टा हो जाएगा, म्यू नॉट और म्यू ई में ऐसा आ जाएगा, उसमें म्यू ई ज्यादा होगा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, दो पॉइंट का कंपैरिजन हो गया, वेलोसिटी का कंपैरिजन हो गया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, अपवर्तनांक का कंपैरिजन हो गया। तीसरा पॉइंट, जैसे मैंने एक बात बोला, ये मैं बात बोल रहा था यहाँ पे क्या कि होता क्या है कि जब लाइट आ रही है किसी मीडियम के ऊपर, तो अगर प्रकाशिक अक्ष की दिशा में आती है, अगर ऑप्टिकल एक्सिस की डायरेक्शन में आ गई, तो या ऑप्टिकल एक्सिस की डायरेक्शन में अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, ऑप्टिकल एक्सिस की डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी भी बराबर होता है और अपवर्तनांक भी बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इक्वल होगा। इसका मतलब है कि प्रकाशिक अक्ष की दिशा में अगर मैं बात करूं, प्रकाशिक अक्ष की दिशा में, प्रकाशिक अक्ष की दिशा में इन द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस की डायरेक्शन में अगर बात करूं मैं, ऑप्टिकल एक्सिस की डायरेक्शन में,
ऑप्टिकल एक्सिस की डायरेक्शन में क्या होगा, वेलोसिटी भी बराबर होगा और अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बराबर होगा। नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। इसके अंदर भी वी नॉट वी ई बराबर होगा और म्यू नॉट और म्यू ई बराबर होगा इसके अंदर भी। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये एक्चुअल में कैसा होता कैसे है, इसके बारे में मैं बात करता हूं एक बार। इसमें ऐसा है कि जैसे मान लो हाई गेन का जो सिद्धांत था, हाई गेन का जो थ्योरी था, हाई गेन ने आपने 12th क्लास में थ्योरी पढ़ा हो तो हाई गेन ने जो तरंगाग्र जिसको बोलते हैं वेव फ्रंट, उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। उसने ये बोला था कि कोई भी जैसे मान लो वेव आ रही है, कोई भी तरंग आ रही है, तो वो तरंग कहीं पर भी अगर टच कर रही है, या मतलब अगर मैं बात करूँ कि जैसे तरंग आई यहाँ पे और मीडियम पे टक्कर कर रही है, यहाँ पे आके मीडियम पे आपतित हुई, यहाँ पे इंसिडेंट हुई, तो यहाँ पर हम लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक नए सोर्स की तरह बिहेवियर होता है इसका। ये जो है एक नए स्रोत की भांति व्यवहार करती है। मतलब यहां से एक नई दूसरी तरंग निकलेगी, दूसरा तरंगाग्र निकलेगा, दूसरा वेव फ्रंट निकलेगा। मतलब जैसे मान लो कि जो मटेरियल है उस मटेरियल के ऊपर वेव आई और उस मटेरियल से नया तरंगाग्र निकलेगा। इस तरीके से तरंगाग्र नया निकलने का मतलब कि हर डायरेक्शन में और तरंगे निकलेगी, ऐसा कंसेप्ट होता है। आपने 12th में अगर पढ़ा हो तो। जैसे मैं अगर थोड़ा सा एक आइडिया बताऊं तो जैसे मान लो कि ये कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो कि यहाँ पर तरंग आई, यहाँ पे टच किया, इस ये प्लेट है तो यहाँ पे ये मटेरियल है, इसको टच किया यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट है ये एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा, नए स्रोत की भांति व्यवहार करता है। तो मतलब यहाँ से नई तरंगे निकलेगी ऐसे। जैसे आप पानी पे टिप करो, मान लो एक पानी का तालाब है, उस पर आप टिप कर रहे हो और जैसे टिप करते हो तो वो क्या होता है, नई वेव बनती है ना, और वो नई वेव चारों तरफ जाती है, वो वृत्ताकार रूप में जाती है, सर्कुलर फॉर्म में, वृत्त के रूप में जाती है ना वो तरंग। अब यहां पे क्या होता है, ऐसा है कि जैसे ही वो वेव आ रही है जैसे यहां पे, और ये यहां से नई चारों तरफ नया वेव निकलेगा एक तरीके से ऐसे, अंदर भी, ऊपर ही नहीं अंदर भी। तो मतलब इधर ऊपर चारों तरफ, मतलब चारों तरफ का मतलब कि एक गोलाकार रूप में, एक स्पेरिकल फॉर्म में, क्योंकि 3D में निकल रही है। पानी पे जो देखते हैं वो तो 2D में दिखती है, एक परत के ऊपर होती है, वो एक लेयर के ऊपर होती है। लेकिन यहां पे जो बात कर रहे हैं वो 3 डायमेंशनल वेव होगी, हर डायरेक्शन में जाएगी, तो वो गोलाकार रूप में जाएगी, वो स्पेरिकल फॉर्म में होगी। ठीक है, तो इसको अगर मैं ऊपर से देखूं यहां से, तो ये कैसे दिखेगी वो देख रहे हैं। ये जो ऊपर वाला पिक्चर है इसको मैंने ऐसे करके यहां पे शो किया है, मतलब जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट मैंने यहां पे बता दिया। क्लियर है। तो ये मान लो कि कोई भी डायरेक्शन है, ये कोई एक्स डायरेक्शन है, कोई भी डायरेक्शन है, ये मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो डायरेक्शन है ये प्रकाशिक अक्ष की दिशा है। ये मान लो प्रकाशिक अक्ष, ये ऑप्टिकल एक्सिस है। ठीक है, ऑप्टिकल एक्सिस की डायरेक्शन है, प्रकाशिक अक्ष की दिशा। अब देखो क्या होगा, इस बात को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर आएगी जब वेव तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक तो ओ रे, एक ई रे। अब ओ रे और ई रे दोनों के तरंगाग्र निकलेंगे, दोनों के वेव फ्रंट निकलेंगे गोलाकार रूप में। मतलब एक आप ये समझ लो कि यहां पर एक लाइट आई और यहां से नया स्रोत मिल जाएगा, नया सोर्स हो जाएगा, चारों तरफ लाइट जाएगी, ओ रे भी जाएगी और ई रे भी जाएगी, ऐसे फैलेगी चारों तरफ, इधर इधर इधर, हर गोलाकार रूप में है ना। लेकिन गोलाकार रूप में क्या दोनों ई रे और ओ रे दोनों ही क्या स्पेरिकल फॉर्म में गोलाकार रूप में निकलेगी? नहीं। देखो क्या होगा यहां पे, आप ये समझो कि यहां पे लाइट का सोर्स है, लाइट निकलेगी। अब क्या होगा, जो ओ रे है, ओ रे तो गोलाकार रूप में जाएगी, ओ रे तो स्पेरिकल फॉर्म में जाएगी ऐसे, क्योंकि ओ रे तो नॉर्मल बिहेवियर शो करती है, तो ऐसे गोला बनाएगी। ये थोड़ा ठीक से बनानी, मैं इसको थोड़ा ठीक से बना दूं क्या? ठीक है। ये गोलाकार मतलब हर तरफ सिमेट्रिक है ना,
ये इधर गोला गोला है, ये वृत्त नहीं है, ये सर्कल नहीं है, स्फीयर है, क्योंकि चारों तरफ जाएगी एक तरीके से। ये ओरे है, ये कौन सा है? ओरे, ओरे है। अब ईरे के बारे में अगर मैं बात करूं, ईरे के बारे में, यहां से ओरे ईरे दोनों आए, ओरे तो ऐसे निकल गई, ईरे जो होगी ऑप्टिकल एक्सिस की डायरेक्शन में, तो ओरे और ईरे का वेलोसिटी बराबर रहेगा। मतलब ऑप्टिकल एक्सिस में तो जहां पर ये है उस टाइम पर भी ये, जैसे ओरे इस टाइम पर मान लो 5 सेकंड बाद में ओरे का तरंग अगर यहां पे पहुंच गया, ऐसे 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 फैलता हुआ यहां पे आ गया, ये ओरे का, तो 5 सेकंड बाद में ईरे भी यहां पे पहुंच जाएगी, ठीक है। लेकिन और बाकी डायरेक्शन में वेलोसिटी बराबर नहीं होगा। और बाकी डायरेक्शन में अगर नेगेटिव क्रिस्टल की बात करूं, नेगेटिव क्रिस्टल की, तो नेगेटिव क्रिस्टल में वेलोसिटी ऑफ ई ज्यादा होगा, ई रे का वेलोसिटी ज्यादा होता है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी अलग होगा। तो ऐसा है कि मान लो ये ओ रे तो यहीं पे पहुंची है, तो ये अलग डायरेक्शन है, इसमें ई रे का वेलोसिटी ज्यादा होगा, मतलब ये थोड़ी आगे तक पहुंच जाएगी, मान लो यहां तक पहुंच गई। तो ये जो है कुछ यहां तक पहुंच गई, जैसे ये भी यहां तक आ गया, बराबर बराबर ही आएगा, ऐसे एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। जैसे मान लो सिमेट्री बनेगी ऐसे, और इधर इधर तो सेम जगह पहुंचेगा, ये ऐसे है, और ये दीर्घवृत्त बन गया। ये व्हाइट वाला देखो एक तरीके से दीर्घवृत्ताकार बन गया। एक ये दीर्घवृत्त नहीं है, 3 डायमेंशन में बात करेंगे, अंडे के रूप में होगा, ये एक जो एग होता है उसकी शेप में होगा, इसको बोलते हैं दीर्घवृत्तज, एलिप्सोइड। तो ये इलिप्सोइड की फॉर्म में है, ये है इलिप्स के, इलिप्स तो 2D में होता है, दीर्घवृत्त तो 2 डायमेंशन में होता है ना। जैसे वृत्त होता है द्विविमीय होता है, 3D में क्या हो जाता है? गोला हो जाता है, ठीक है। वैसे ही 2D में क्या होता है? दीर्घवृत्तज होता है, सॉरी दीर्घवृत्त होता है, और 3D में हो जाता है दीर्घवृत्तज, इलिप्स का इलिप्सोइड हो जाता है, तो ये इलिप्सोइड बनेगा। अब ऑप्टिकल एक्सिस के डायरेक्शन में तो देखो ओरे और ईरे साथ साथ चल रही है, दोनों सेम जगह पे टच कर रही है। जैसे 5 सेकंड बाद ईरे ओरे दोनों ही निकली, 5 सेकंड बाद में ओरे तो पहुंच गई, ओरे तो सर्कुलर फॉर्म में इसे गोलाकार रूप में जा रही है, तो ये तो सब जगह पे समान रूप से फैल गई। लेकिन ईरे का वेलोसिटी हर डायरेक्शन में सेम नहीं होगा, ओरे की ऑप्टिकल एक्सिस की डायरेक्शन में तो सेम होगा, इसलिए इसके तो साथ साथ चल रही है, लेकिन इस दिशा में ज्यादा वेलोसिटी है, तो इस डायरेक्शन में ये ज्यादा वेलोसिटी से चला गया, तो ये गोला जो है बाहर निकल, इस ये जो है इसमें गोला अंदर आ गया एक तरीके से देखा जाए तो, मतलब ओरे अंदर है और ईरे जो है वो बाहर है, ये है ईरे। ये नेगेटिव क्रिस्टल की बात कर रहा हूं मैं भी। अगर सेम चीज पॉजिटिव क्रिस्टल में होती, पॉजिटिव क्रिस्टल में, तो पॉजिटिव क्रिस्टल में क्या होता, ये अगर ऑप्टिकल एक्सिस है तो पॉजिटिव क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, ये पॉजिटिव क्रिस्टल में जैसे मान लो ये तो ओरे बन गई, ठीक है, दिस इज ओरे, क्लियर। ईरे जो बनती तो इस डायरेक्शन में तो साथ साथ ही पहुंचते, वेलोसिटी सेम है, लेकिन और डायरेक्शन में, जैसे इस डायरेक्शन की बात करूं तो इस डायरेक्शन के अंदर ईरे का वेलोसिटी यहां पर कम है, यहां पर ईरे का वेलोसिटी कम है, यहां पे तो ईरे का वेलोसिटी ज्यादा था, तो ये तो ज्यादा चली गई, ओरे तो यही रहेगी बेचारी, ईरे यहां तक पहुंच गई। लेकिन इसमें ईरे जो है धीरे चलेगी, ईरे धीरे चलेगी, तो जब ओरे यहां पे पहुंच गई तब तक ईरे यहां पहुंचेगी नहीं, पीछे रह जाएगी, तो ये कुछ यहीं तक रह जाएगी, मान लो यहां तक दोनों तरफ ही। तो ये कुछ इस तरीके से ऐसा, मतलब ये थोड़ा ठीक से नहीं बना, दोबारा बनाता हूं। ये दीर्घवृत्तज बन गया, ये इलिप्सोइड बन गया, ये ईरे है इस बार। मतलब नेगेटिव क्रिस्टल के अंदर तो ओरे का जो फॉर्म है वो अंदर रहेगा, और पॉजिटिव क्रिस्टल में ईरे जो है वो अंदर रहेगा, इसमें ओरे अंदर रहता है, इसमें ओरे बाहर आ जाता है। क्लियर है, ठीक है ना। अब देखा जाए तो ये जो और ऑप्टिकल एक्सिस है, इसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ऑप्टिकल एक्सिस ये है, प्रकाश की इसकी जो लंबवत दिशा है ये, इसके अंदर नेगेटिव क्रिस्टल में इधर वेलोसिटी मैक्सिमम या मिनिमम रहता है,
इस एक्सिस पे तो वेलोसिटी बराबर है, लेकिन इस एक्सिस पे वेलोसिटी या तो अधिकतम रहेगा ई रे का या मिनिमम रहेगा। देखो नेगेटिव क्रिस्टल में तो ई रे का वेलोसिटी मैक्सिमम है और इधर ई रे का वेलोसिटी मिनिमम है इस डायरेक्शन में, लंबवत दिशा में। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैंने नोट्स में और लिखा लंबवत दिशा का, लंबवत दिशा का जो पॉइंट लिखा है ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन का, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, जो ई रे का जो वेलोसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है, ये मैक्सिमम होता है, ठीक है, मैक्सिमम होता है और वी नॉट से ज़्यादा होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो ई रे का जो वेलोसिटी होता है वो एक तरीके से क्या होता है, मिनिमम होता है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, मिनिमम होता है और ये इससे वी नॉट से कम होता है, ठीक है, क्लियर है। और ये चीज़ म्यू के लिए उल्टी हो जाती है। म्यू में क्या होता है, ये वी ई मैक्सिमम है तो म्यू ई जो होगा म्यू ई मिनिमम होगा इस केस में, ये मिनिमम होगा और म्यू ओ से कम होगा ये। इसमें ये उल्टा हो जाएगा, इसमें म्यू ई जो होगा म्यू ई मैक्सिमम होगा जो कि म्यू ओ से ज़्यादा होगा, उल्टी हो जाती है सेम चीज़। तो परपेंडिकुलर जैसे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बराबर है तो सेम जैसे साथ टच कर रहे साथ साथ निकलेंगे, लेकिन इसमें ये ज़्यादा दूर तक जाएगा ये, तो इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी मैक्सिमम होगा ई रे का, इसमें मिनिमम होगा तो ये पीछे रहेंगे, अरे इधर ये पीछे रहेंगे ना, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट का डिफरेंस आ गया है। और इसका एग्जाम्पल जैसे इसका एग्जाम्पल है क्वाड्स और इसका एग्जाम्पल है कैल्साइट, क्वार्ट्ज इसका एग्जाम्पल है और इसका एग्जाम्पल है कैल्साइट, ठीक है, ये आ गया। तो हमने 4-5 डिफरेंस देखे, क्या क्या देखे मैं दोबारा से बताता हूँ, 4-5 हमने कंपैरिजन किया। नेगेटिव क्रिस्टल में वी ई रे का वेलोसिटी ज़्यादा होता है, इसमें ई रे का वेलोसिटी कम होता है। अपवर्तनांक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसका उल्टा हो जाता है, इसमें ई का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होगा, इसमें ई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, ठीक है। प्रकाशिक अक्ष की दिशा में जो होता है ऑप्टिकल एक्सिस की डायरेक्शन में वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के लिए बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लंबवत दिशा के अंदर क्या होता है, वेलोसिटी जैसे ई का तो मैक्सिमम ही था या ई का ज़्यादा ही था, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वी ई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होता है जो कि वी नॉट से ज़्यादा ही है, और म्यू जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा। इसमें ये चीज़ उल्टी हो जाएगी, ई वैसे ही कम होता है तो ई मिनिमम होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कि वी नॉट से कम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और अगर डायग्राम की बात करें तो ये इस तरीके से आएगा। इसमें क्या होता है, ये जो सर्कल है ओ रे अंदर आएगा, इसमें ओ रे बाहर चला जाएगा, पॉजिटिव में, नेगेटिव में अंदर आएगा। इसका एग्जाम्पल कैल्साइट हो गया, इसका एग्जाम्पल क्वार्ट्ज हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया, अपने क्या पढ़ा, हाइगेन का जो सिद्धांत द्वि अपवर्तन के लिए, डबल रिफ्रैक्शन के लिए हाइगेन थ्योरी है वो पढ़ा, और उसके बाद में हाइगेन थ्योरी में हमने पढ़ा कि जो ये द्विपवर्तक पदार्थ होते हैं, द्विअपवर्तक जिनको बोलते हैं डबल रिफ्रैक्टिव जो मीडियम्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव क्रिस्टल, एक नेगेटिव क्रिस्टल, और उनका कंपेरिजन करके देख लिया कि उनमें क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से वो शो करते हैं बिहेवियर। तो ये चीज़ हमने पढ़ी है, ये सब कुछ नोट्स के अंदर आपका लिखा हुआ है, क्लियर है। चलिए इसको यहीं पे फिनिश कर दें, ओके।